भारत और विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हुई थी, उसके उदय के कारण और भारत में होने वाली प्रमुख गतिविधियों के बारे में देखेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि पहले भारत में संवैधानिक आंदोलन जो था वह संवैधानिक तरीकों से चलाया गया था राष्ट्रवादियों के द्वारा, जिसे उदारवाद की संज्ञा दी गई थी। बाद में जब उदारवादियों की कार्यप्रणालियों को सरकार ने नज़रअंदाज किया तो युवा वर्ग का उन संवैधानिक तरीकों से विश्वास उठने लगा और उन्होंने उग्र तरीके अपनाए, जिससे उग्रवाद का उदय हुआ। और उनमें से कुछ युवा ऐसे थे जिन्होंने, जो उग्रवादी विचारधारा से प्रेरित थे, क्रांतिकारी कदम उठाए। और इस आंदोलन का क्रांतिकारियों के उदय के जो कारण थे, वे ही कारण थे जो उग्रवाद के उदय के प्रमुख कारण थे, जिनमें संवैधानिक आंदोलन की विफलता, जो संवैधानिक तरीके थे उनसे, जब राष्ट्रीय आंदोलन में जो मांगे थी राष्ट्रवादियों की, जब उन्हें सफलता नहीं मिली, सरकार ने अनदेखी की, तो उन संवैधानिक तरीकों से युवाओं का विश्वास उठने लगा। युवा वर्ग का जो स्वदेशी आंदोलन के जो उग्र तरीके थे, बहिष्कार, सत्याग्रह जैसे, उनसे भी जो है उन्हें सरकार से अधिक प्राप्त होने की जो आशा थी, इनको अपनाकर सरकार को मजबूर किया जा सकेगा, लेकिन वह भी पूरी सफल नहीं हुई। और न ही बंगाल का जो विभाजन सरकार के द्वारा 1905 को किया गया था, वह भी समाप्त नहीं कराया जा सका। और साथ ही सरकार ने स्वदेशी आंदोलन को क्रूरता से दमन करने की नीति अपनाई, जिससे क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा मिला। क्रांतिकारी की जो कार्यप्रणाली थी, उनमें उन्होंने समाचार पत्र, संगीत, नाटक, साहित्य आदि से जनता को निडर बनाना, विदेशी दासता के प्रति शिक्षित वर्ग को और जन समुदाय को घृणा उत्पन्न कर स्वतंत्रता के लिए और मातृभूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, और साथ ही भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन के लिए चोरी छिपे अस्त्र शस्त्र बनाना और प्राप्त करना, विदेशों से भी अस्त्र शस्त्र प्राप्त करना उनकी प्रमुख गतिविधियाँ थीं। इन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए धन का प्रबंध करने का भी प्रयास किया, जिसमें उन्होंने कालांतर में स्थानीय जो धनी व्यापारी वर्ग थे उनको लूटना, सरकारी खजाने को लूटना आदि की गतिविधियाँ की, जिससे सरकार ने उनका कठोरता से दमन किया। और साथ में धीरे धीरे वो देश में भी जो है उनकी लोकप्रियता में कमी आने लगी थी। भारत में भी विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो फैली थी, संचालित हुई थी, उस प्रकार थी, जिनमें महाराष्ट्र के अंदर उस समय जो प्लेग फैला था, और प्लेग कमिश्नर मिस्टर रेंड जो था, वह बहुत बदनाम हो रहा था और वह कठोर सजा दे रहा था, जिसके कारण उसके जो अत्याचार हो रहे थे सेना के द्वारा प्लेग के नाम से, जिससे युवाओं में आक्रोश उत्पन्न हो गया और प्लेग कमिश्नर मिस्टर रेंड की हत्या कर दी गई, जिससे जो बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर जो दो बंधु थे, जो चित्पावन ब्राह्मण थे, उन्हें बंदी बना लिया गया और कालांतर में इनके ऊपर जो है आरोप लगाया गया था उनको बंदी बना करके उनको जेल में डाल दिया गया था। और साथ में महाराष्ट्र के अन्य प्रमुख क्रांतिकारी जो थे, उनमें दामोदर सावरकर, गणेश सावरकर, मदन लाल ढींगरा, वासुदेव फड़के आदि भी प्रमुख थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ये जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी, उन्हें बढ़ावा मिला और कालांतर में दोनों चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई थी। बंगाल में भी, जहाँ अंग्रेजी साम्राज्य का सबसे पहले जो है स्थापना हुई थी और वहाँ की जनता इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी, उनके अत्याचारों से, वहाँ पे भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई थी। इनमें अरविंद घोष, वीरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त आदि प्रमुख थे। वहाँ पर जो है उन्होंने वंदे मातरम में अरविंद घोष ने लेख लिखे। बंगाल में अनुशंसन समिति की भी स्थापना की गई थी, जो क्रांतिकारियों का एक प्रमुख संगठन था। 1908 में मुजफ्फरपुर का न्यायाधीश किंग्सफोर्ड जो था, जो काफ़ी बदनाम हो रहा था, जो कठोर सजाएं दे रहा था भारतीय युवाओं को, देशभक्त युवाओं को, उनके ऊपर हत्या का प्रयास के लिए प्रफुल्ल चाकी जो था, खुदीराम बोस ने उनकी गाड़ी पर बम फेंकने का प्रयास किया, जो गलती से पीछे चलने वाली दूसरी गाड़ी पर गिर गया और उससे एक अन्य प्रमुख अंग्रेज जो था कैनेडी, उनकी गाड़ी पर गिरने से 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई और उन दोनों को पकड़ लिया गया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर दी और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। पंजाब में भी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन हुआ, जिनमें भाई परमानंद, बाल मुकुंद, लाला हरदयाल, अवध बिहारी, दीनानाथ, मास्टर अमीचंद्र
आदि प्रमुख थे। एक इस क्रांतिकारी गतिविधियों में था प्रमुख घटना कोमाक्टा मारू की घटना। जैसा कि हम देखते हैं कि उस समय पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेजी से थी और कनाडा में उसमें बहुत से भारतीय सिख वहाँ पर जो है लगभग 4000 के करीब वहाँ पर बसते थे। भारत सरकार ने उस समय 1913 में ऐसा कानून बनाया, यदि कोई सीधा जहाज भारत से कनाडा जाएगा तो भी वहाँ की सरकार उन जहाज के यात्रियों को उतरने की आज्ञा देगी, अन्यथा उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। और ऐसा उस समय कोई सीधा जहाज नहीं जा रहा था भारत से। तब जो एक सिख व्यापारी अमृतसर का था गुरुदत्त सिंह, उसने जापानी जहाज कोमाक्टा मारू को खरीदा। उसने एक स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाई और यहाँ से सीधे वो भारतीयों से सिखों जो यात्री जो थे भारतीय यात्री उनको कनाडा ले गया। लेकिन वहाँ पर एक बंदरगाह जब उतरने लगे, लेकिन 22 मई 1914 को वहाँ पर उन्हें उतरने नहीं दिया गया। बाद में उन्हें वापस लौट कर भारत आना पड़ा और जो गुरुदत्त सिंह को बंदी बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वे भाग निकले और अन्य जितने भी यात्री थे उनको सीधा एक विशेष गाड़ी में बिठाकर पंजाब लाया गया। उनका यह था कहीं ये कलकत्ता में उतर के यहाँ पर असंतोष नहीं फैलाए। इस प्रकार जो इस जहाज के यात्री जो थे उनका यह मानना था कि अंग्रेजी दबाव के कारण ही वहाँ कनाडा सरकार ने उन्हें नहीं जो है लौटा दिया, वहाँ उतरने की आज्ञा नहीं दी। इस प्रकार उनमें विदेशी सरकार के प्रति और असंतोष उत्पन्न हो गया था। मद्रास के अंदर भी कई सरकार विरोधी उग्र असंतोष का जो है और कार्यक्रम किए गए थे। इस प्रकार हम देखते हैं भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित हुई थी। धन्यवाद।